हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कंडक्टर पढ़ रहे हैं। तो कंडक्टर में पिछले क्लास में हमने कंडक्टर के बारे में बहुत सारे सिचुएशन देखे थे। कंडक्टर के अंदर क्या होता है। आज कल एक हमने होमवर्क दिया था जिसमें क्या है, इस होमवर्क में क्या है कि कोई स्फेरिकल सॉलिड कंडक्टर है, उसके अंदर एक कैविटी है। ठीक है, कैविटी जो है देखो ये क्या है, स्फेरिकल है। क्या है? कैविटी जो है वो क्या है, स्फेरिकल है। इसका रेडियस मैंने आर डैश मान लिया और ये सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस क्या है, आर है। इसको सी मान लो और इसके सेंटर को सी डैश मान लो। ठीक है, अब कैविटी के अंदर सेंटर पे चार्ज नहीं रखा गया है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वहां एक प्लस चार्ज क्यू रख दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे मैं बता रहा हूं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, या ये पूछा जा सकता है कि कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। यदि नॉन जीरो होगा तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि कैविटी के इनर सरफेस पे एंड कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चार्ज अपीयर होगा यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली। अपीयर होगा तो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि कंडक्टर के बाहर किसी पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम वन बाय वन करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि चार कंडक्टर के ये सॉलिड कंडक्टर है या कैविटी के अंदर देखो इस सरफेस को हमने क्या माना है, S1, इस सरफेस को क्या माना है, S2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द क्या होगा, इनर सरफेस ऑफ द कैविटी एज वेल एज आउटर सरफेस ऑफ द क्या होगा, कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये बताया था, कल हमने प्रूव भी किया था इसके पहले क्लास में, कि इनर सरफेस पे चार्ज जो होगा उसका नेचर क्या होगा, ये जो चार्ज है उसके अपोजिट नेचर का होता है। ठीक है, ये मैंने प्रूव किया था गॉस-लेविज। अब हमने देखा था इसके पहले जो क्वेश्चन में हमने देखा था उसमें हमने चार्ज को कहाँ रखा था, सेंटर पर। तो सेंटर पर जब चार्ज रखोगे तो क्या होगा, इस पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन सेंटर से नहीं रख करके कहीं अलग रखोगे, ये क्या करेगा, इसके नजदीक जो कंडक्टर है, ठीक है, उस पे क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा। इसलिए यहाँ जो चार्ज होंगे इसके इस चार्ज के नजदीक, वहां चार्ज का क्लाउड क्या होगा, ज्यादा होगा, और इधर क्या होगा, कम होगा। समझ में आया ना। यहाँ क्या होगा, क्लाउड जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड अगेन क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ही होगा। अब देखो ये कंडक्टर क्या है, आइसोलेटेड है, तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आउटर सरफेस पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा। अब आउटर सरफेस पे जो प्लस क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या नॉन यूनिफॉर्मली, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो देखो आउटर सरफेस स्फेरिकल है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सरफेस है, इसलिए आउटर सरफेस पे चार्ज जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा। समझ में आई बात। तो इनर सरफेस पे क्या होगा, S1 पे मैं लिख देता हूं, चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। नेचर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, S2 सरफेस पे चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो इनर सरफेस आउटर सरफेस पे हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे पूछा जाए कि सी पे, चलो सी पे मुझे क्या करना है, फील्ड क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। याद रखना है कि कंडक्टिंग सरफेस पे ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉर्मली क्या होता है, टर्मिनेट होता है, और क्या होता है, इमर्ज भी होता है। क्या होता है, नॉर्मली। तो आप यहां से यदि फील्ड लाइंस भी आप दिखाना चाहो तो आसानी से क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। आसानी से क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो फील्ड लाइन। ठीक है, ऐसे, कैसे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पे नॉर्मली क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनेट होगा। समझ में आया ना, कैसे, नॉर्मली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अंदर। ठीक है, कभी कभी भी पूछा जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी
ये भी याद रखना, मैंने बताया था कि अंदर क्या हो रहा है, बाहर के चार्ज से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आई मीन अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी ओनली ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्या होगा, कैविटी के द्वारा ही होगा। प्लस क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे कि इसके अंदर क्या होगा तो जीरो हो जाएगा। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करोगे, देखो ध्यान से, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, ऐसे होगा, होगा ना, ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब मैं बोलूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहां मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। माइनस क्यू का मतलब क्या हुआ, चार्ज अपीयर एट द इनर सरफेस, प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस, आई मीन सिंपल, इसके द्वारा चार्ज, उसको नहीं लिखेंगे, इसके द्वारा आउटर, आई मीन इधर भी कोई चार्ज होता, आपसे पूछा जाता कि इसके अंदर इसके द्वारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो होगा क्या, तो कुछ नहीं होगा। अंदर कैविटी के अंदर क्या हो रहा है वो केवल कौन डिसाइड करेगा, कैविटी के अंदर जो चार्ज है वही डिसाइड करेगा, बाहर वाले चार्ज के द्वारा इफेक्ट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम आसानी से देखो ध्यान से, E एट सी तो हमने लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं यार, देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं कि Q अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप तो हम लिख सकते हैं, प्लस इसको द्वारा माइनस क्यू डैश, इंड्यूस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, ये वाला जो वैल्यू है इसको हम नहीं डिटरमिन कर सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा क्या, होगा सेंटर पे होगा, हर जगह होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू होगा, लेकिन हम उसको डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अब आपको से कोई पूछे कि कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट P है या कोई पॉइंट M है, इसके अंदर फील्ड क्या होगा, क्या होगा, इसके अंदर फील्ड क्या हो जाएगा, इसके अंदर नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। समझ में आया। अब आप बोलोगे सर कैसे होगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो और देखोगे कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट M क्या होगा, जीरो हो गया। अब बाहर पे कोई पॉइंट पे निकालना है, कहाँ, एट एनी डिस्टेंस, सेंटर से R डिस्टेंस पे निकालना है, कहीं फील्ड निकालना है, मान लो कि ये पॉइंट P है या कोई पॉइंट Q है, ठीक है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, तो E एट Q, तो क्या करना है, देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है, सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, तो इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। समझ में आया ना, केवल याद रखना है। अब आपसे कोई पूछे, देखो E एट Q क्या होगा, E एट Q इज इक्वल टू फील्ड ड्यू टू चार्ज ओनली ऑन S2 सरफेस। अंदर जो चार्ज है उसके द्वारा बाहर क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, बाहर अंदर जो चार्ज है उसका इफेक्ट बाहर जीरो हो जाएगा, बाहर जो चार्ज है उसका अंदर इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए देखो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं EQ, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखूंगा KQ अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अरे स्फेरिकल सरफेस है, उसके स्फेरिकल सरफेस है और उसके सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस स्फीयर को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आया क्या, ये कल का क्वेश्चन था। उसके बाद थोड़ा मार्कर देखना काम नहीं कर रहा, चलो दूसरा क्वेश्चन इसी में हम देखते हैं, ठीक है। केवल ये तुमको याद रखना है कि सरफेस पे जो चार्ज होगा वो कैविटी के अंदर जो चार्ज होगा क्या होगा, उसके अपोजिट नेचर का होगा। सेमी क्वेश्चन में देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, एक कंडक्टर है, ठीक है,
इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है और यहां एक चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, सॉलिड कंडक्टर है। इसके अंदर अब सेंटर पे हमने क्या किया, सेंटर से नहीं, अगेन सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई चार्ज रख दिया। ठीक है, अब ए सरफेस S1 हो गया और ए सरफेस S2 हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि सरफेस S1 S2 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, या उसका वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे। फिर देखो ये क्या है, यहाँ देखो यहाँ क्या है, एक कैविटी के सेंटर पे चार्ज नहीं है, चार्ज क्या है, सेंटर से अवे है। तो जिस सरफेस के पास ये चार्ज होगा वहाँ क्या होगा, थोड़ा चार्ज क्या होगा, ज़्यादा इंड्यूस्ड हो जाएगा। समझ में आया ना, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया क्या, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ चार्ज होगा क्या होगा, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, समझ में आया। और इधर क्या होगा, कम होगा। तो S1 पे, S1 सरफेस पे चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू होगा, और एक कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है। S2 सरफेस पे ऑफ कोर्स देखो क्या है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर कैसा है, आइसोलेटेड है। तो इनर सरफेस पे यहाँ क्या आया, माइनस क्यू चार्ज आया। तो ऑफ कोर्स जब हम कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रखे थे तो इस पे चार्ज क्या था, जीरो था। तो अभी भी चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। इसलिए यहाँ माइनस क्यू चार्ज आया तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। अब ये प्लस क्यू चार्ज होगा, ये यूनिफॉर्मली होगा या नॉन। देखो यदि ये चार्ज नहीं होता तो क्या होगा, ये यूनिफॉर्म होता। लेकिन इस चार्ज के वजह से क्या करेगा, इनके बीच ए प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये चार्ज क्या होगा, इधर मूव कर जाएगा। तो इसलिए इधर चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर भी कुछ होगा लेकिन इधर होगा, इधर चार्ज नहीं रहेगा। समझ में आया ना, इधर चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो S2 पे भी नेट चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू। कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आई बात। तो जब क्या होगा, सेंटर पे चार्ज नहीं रखा गया है, सेंटर से अवे रखा गया है, तो जब जिस सरफेस से क्या होगा, चार्ज क्लोज होगा, उधर थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, और अदर सरफेस पे क्या होंगे, अदर दूसरी तरफ क्या होंगे, कम इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट होंगे। इसलिए चार्ज के नजदीक वाले सरफेस पे क्या होगा, ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा, और उससे दूर जो सरफेस होगा उससे क्या होगा, कम होगा। चार्ज होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगेन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैविटी के अंदर। मैं यहां लिख देता हूं, देखो ई कैविटी के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। समझ में आया ना, नॉट जीरो। और इसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि नहीं, यहाँ कोई पॉइंट क्या है, P है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन हम उसको, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो किसके द्वारा होगा, इस चार्ज के वजह से, और इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अंदर जो चार्ज है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू P पॉइंट पे क्या होगा, नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना, क्या होगा, बाहर क्या हो रहा है, कैविटी के अंदर जो चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कितने बार इंफेसाइज कर रहा हूँ, जो सॉलिड पार्ट ऑफ द कंडक्टर जो होता है, यूनिवर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक कैविटी वाला पार्ट और एक कंडक्टर के बाहर वाला पार्ट। दोनों जो होता है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। अंदर क्या हो रहा है, उससे बाहर वाले चार्ज को कोई मतलब नहीं है, बाहर क्या हो रहा है, उससे अंदर वाले चार्ज को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि यदि ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पे नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, कैविटी के, अब यहाँ कोई पूछे सॉलिड पार्ट के अंदर, तो वहां फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, ऑफ कोर्स कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कोई पूछे तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वाला प्लस क्यू चार्ज प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। इसको मैं Q1 लिख देता हूं, Q1। समझ में आया ना, Q1। ठीक है, लेकिन कोई पूछे कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो क्या, यार इसके द्वारा तो डिस्टेंस दिया हुआ हो तो हम आसानी से पॉइंट वाला फार्मूला, पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको हम पॉइंट की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। ऐसा क्यों,
क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब भी स्फीयर पे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके सरफेस पे, तो कभी हम उसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इतना होगा, लेकिन हम इसको क्या है कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना? इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैविटी के अंदर फील्ड जीरो नहीं होगा। सॉलिड मटेरियल, सॉलिड पार्ट जो है कंडक्टर का, उसके अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। पी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू होगा, लेकिन हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। उसके बाद तीसरा एग्जांपल देखो, ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो। ठीक है, इसको भी देख लो। यहां देखो अगेन एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यू, ठीक है, इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे रखा गया होगा। एक कैविटी है, क्या है, कैविटी है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे यहाँ कि इस पे चार्ज कितना इंड्यूस्ड होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये सेंटर है, सेंटर से हमने क्या किया, यहाँ एक प्लस या सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, क्या होगा, सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। सेंटर नहीं है, आई मीन यहाँ रख दिया, ये तो स्फेरिकल सिमेट्री। एक कैविटी है, तो कैविटी के अंदर देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके इनर सरफेस पे क्या होगा, अगेन नॉन यूनिफॉर्मली क्या होगा, चार्ज होगा, वो क्या होगा, अपीयर हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज अपीयर हो जाएगा। इस सरफेस को हम S1 मान लेते हैं, इसको क्या है, S2। ठीक है, अब देखो यदि ये चार्ज नहीं होता तो इस पे क्या होता, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज का क्या होता, डिस्ट्रीब्यूशन होता। समझ में आया ना? लेकिन इस चार्ज के वजह से ये वाला जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, वो क्या होगा इधर, क्योंकि ये प्लस क्यू है तो इनके बीच रिपल्सन होगा, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर चार्ज नहीं दिखेगा। समझ में आया ना? तो अगेन यहाँ भी क्या है, देखो S1 सरफेस पे चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू, कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ये पूछा जाता है। ठीक है, S2 सरफेस पे चार्ज क्या होगा, अगेन प्लस क्यू, ठीक है, लेकिन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आया? अगेन आपसे कोई पूछे कि कैविटी के अंदर कोई किसी भी पॉइंट पे आप फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो क्या, नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, समझ में आया ना? कैविटी के अंदर यहाँ मैं बोलूं कि पी पॉइंट पे, ठीक है, आप क्या करो, फील्ड बताओ, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, नॉट विल बी जीरो, बट उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, इसके द्वारा तो लिख सकते हो यार, लेकिन इंड्यूस इनर सरफेस पे देखो ई एट पी क्या होगा, चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड एट द क्या होगा, इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इस प्लस क्यू के द्वारा लिख सकते हो, लेकिन इसके द्वारा आप नहीं फाइंड आउट कर। अब यहां मैंने एक पॉइंट एम दे दिया, ठीक है, अगेन मैं बोलूं कि ई एट एम। अब देखो कोई पूछे कि एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चार्ज के द्वारा होगा, तो आउट कंडक्टर के बाहर और सरफेस पे जो चार्ज है उसी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर जो चार्ज है उसके द्वारा कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा यहाँ। तो सिंपल हम लिख सकते हैं ई एम ऑल्सो नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो, लेकिन दोनों फील्ड को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? आई थिंक अभी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगला एक और केस देख लो, एक और एग्जांपल। नितिन देखो, इसको बताओ तुम लोग, एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, अब यहां मैंने क्या किया,
ये सेंटर है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ये कैविटी है, देखो ध्यान से, सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है। अगेन यहाँ सरफेसेस क्या क्या होंगे, सरफेसेस देखो, एक इनर सरफेस होगा S1 और S2, देखो अब क्या है, ये सेंटर है, C है। अगेन यहाँ क्या होगा, चार्ज जो है उस स्फीयर के सेंटर पे नहीं है, तो इधर जो होगा वो क्या होगा, इधर ज़्यादा निगेटिव चार्ज हो जाएगा और इधर क्या होगा, कम निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज अपीयर होगा, इधर माइनस क्यू चार्ज अपीयर होगा, तो आउटर सरफेस पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज अपीयर हो जाएगा। अब आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता है, यदि कोई बाहर चार्ज नहीं हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर, मैंने बताया था। तो जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगा, जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा, वहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया क्या, ठीक है। देखो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है, तो आउटर सरफेस पे भी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब देखो S1 पे अगेन चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। S2 पे क्या होगा, अगेन प्लस क्यू, लेकिन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगेन कैविटी के अंदर देखो कोई भी पॉइंट ले लो, तो मैं लिख दूं E इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड कैविटी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, लेकिन हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ मान लो कि कोई पॉइंट P दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो, यहाँ फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन आपसे कोई पूछे कि आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, इस कोई फार्मूला नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड होगा, इसलिए हम नहीं सोचेंगे, ठीक है। समझ में आया ना, तो यहाँ फील्ड होगा, फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, ये सॉलिड कंडक्टर है, देखो ध्यान से, सिंपल, थोड़ा सा, ये सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है। देखो इसका रेडियस क्या है, ए है, इनर रेडियस, एक मिनट रुक जाओ रे बाबा, रुक जाओ। इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस क्या हो गया, बी, ठीक है। ये दो कंडक्टर है, ऐसे सोचो, इस पे चार्ज प्लस क्यू रखा गया है, प्लस क्यू, ठीक है, क्या है, प्लस क्यू रखा गया है। तो यहाँ सरफेस देखो, ये सरफेस होगा, इसको मैं मान लेता हूँ S1 और S2। तो देखो फेसिंग सरफेस पे ऑलवेज क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज अपीयर होता है, केवल ये याद कर जाना है। फेसिंग सरफेस प्लस क्यू चार्ज है, तो इसका फेसिंग सरफेस S1 है ना, तो इस पे माइनस क्यू चार्ज अपीयर हो जाएगा, समझ में आया ना। और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हम क्या करेंगे, चार्ज यूज कर देंगे। अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ कि देखो यहाँ फील्ड भी कैसे लिखेंगे और क्या करेंगे हम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख जाओ कि कैसे लिखना है, क्योंकि अभी हमेशा तुमको यही मिलेगा, ठीक है, कैपेसिटर तक। अब देखो इस पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इसका जो इनर वाला सरफेस है उस पे क्या चार्ज होगा, माइनस क्यू होगा। अरे माइनस क्यू होगा और यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्मली होगा, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। अब देखो ये वाला जो सेल है, ये आउटर सेल है जिसका इनर रेडियस है और आउटर रेडियस क्या है, बी दिया हुआ है, ये तो आइसोलेटेड है ना यार, तो इस पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज आया, तो इस पे इसके अपर सरफेस पे क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा। अब ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखो बाहर कहीं चार्ज नहीं रखा गया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इसलिए इस पे जो चार्ज होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कैसा होगा, यूनिफॉर्मली।
अब बाहर के किसी पॉइंट के लिए इस चार्ज, इस स्फीयर को हम पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आया? तो हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां लिख दें। क्या लिखेंगे? S1 सरफेस पे क्या होगा, क्या चार्ज होगा? -q। ऑलवेज फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज अपीयर होता है। तो ये -q हो गया। कैसा होगा? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। S2 सरफेस पे क्या होगा? +q। और ये कैसा होगा? अगेन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि फील्ड कैलकुलेट करो, देखो ध्यान से क्या करना है मुझे, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे क्या करना है? फील्ड कैलकुलेट करना है। ये कोई पॉइंट P है, इधर क्या है? कोई पॉइंट M है, और इधर क्या है? कोई पॉइंट N है। ठीक है। अब देखो यहां से ध्यान से E@P लिखना होगा, तो हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या करेंगे? देखो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। ठीक है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। कौन सा? गॉसियन सरफेस। ठीक है। बाइसिमेट्री हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, इस पे सरफेस पे फील्ड क्या होगा? देखो ऐसे डायग्राम भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। फील्ड क्या होगा? ऐसे होगा, रेडियली होगा ना यार। देखो रेडियली फील्ड लाइन ड्रॉ करो तो रेडियली क्या होगा? आउटवर्ड होगा। सही है। इधर ही क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच क्या है? देखो एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है? कितना है? तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन चलो फ्लक्स हम गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। तो पहले फ्लक्स लिखो, तो फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो E.dA, इसको हम लिख सकते हैं क्या? फाई E.dA। E का मैग्नीट्यूड बाइसिमेट्री हर जगह क्या होगा? सेम होगा। तो इसलिए हम इसको बाहर ले लिए। E इंटू DA का मतलब क्या होगा? 4πr²। तो फाई E मिल गया। ठीक है। गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा? फ्रॉम गॉस, ठीक है, लॉ क्या होगा बेटा बताओ? फाई इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई ε0। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है यार? +q है क्या? तो डायरेक्ट लिख देंगे Q अपॉन क्या होगा? ε0। ये कितना हुआ? E इंटू 4πr²। Q अपॉन क्या हो जाएगा? ε0। तो E इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन 4πε0r²। अरे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी। तुम जानते हो कि कोई भी कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है या नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है, बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए वो पॉइंट की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं। समझ में आया? तो ये कब होगा फील्ड? जब r इज लेस देन क्या हो गया? r हो गया। अब मुझे कहाँ फील्ड निकालना है? M पॉइंट पे। M पॉइंट पे, M पॉइंट पे भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। और सिंपल M पॉइंट क्या है? कंडक्टर, या कंडक्टर के क्या है? सॉलिड कंडक्टर के अंदर है। ठीक है। इसलिए M पॉइंट पे फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। E@M क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तुमको लग रहा है कि सर कैसे 0 होगा? यार गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर लो ऐसे, देखो ध्यान से। अब इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या होगा? देखो इधर +q चार्ज -q चार्ज 0 हो गया। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो इसको भी 0 होना चाहिए। ये 0, ये वाला तो एरिया तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं N पॉइंट पे। तो E@N डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये स्फेरिकल चार्ज स्फीयर है, स्फीयर के आउटर सरफेस पे चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम इसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यदि यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? KQ अपॉन r² फार्मूला लिख सकते हैं। याद रखना है कि बाहर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ड्यू टू चार्ज present inside the cavity as well as present inside the present on the inner surface of the cavity will be always क्या होगा? 0। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो होगा कैविटी के अंदर जो चार्ज है और इनर सरफेस पे है उसके द्वारा बाहर क्या होगा? 0 होगा। बाहर जो चार्ज है उसके द्वारा कैविटी के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या क्या होगा ये थोड़ा सा हम लिख लें।
थोड़ा ही लिख लेते हैं यार, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अब देखो थोड़ा कैसे लिखते हैं, देखो E का जो वैल्यू होगा क्या होगा, के क्यू अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, जब आर क्या होगा लेस देन ए हो जाएगा, इक्वल टू 0 जब आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन बी, और इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जब आर क्या होगा ग्रेटर देन बी होगा। यही फील्ड का क्या होगा वैल्यू होगा जो तुमसे पूछा जा सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या करना है, याद रखना है कि इनर सरफेस पे आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिंपल एग्जांपल देखो क्या है, एक थीन कंडक्टिंग सेल है। थीन समझ में आया ना, आई मीन थोड़ा सा मैं थीन इसको दिखा देता हूँ, थिकनेस भी दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, थीन क्या है, थीन कंडक्टिंग शेल। ठीक है, जिसका थिकनेस कुछ दिया हुआ है। इसके सेंटर पे हमने क्या किया, इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। कहाँ, इसके सेंटर पे। अब आपसे देखो एक इनर सरफेस क्या होगा S1 होगा, और इस आउटर सरफेस को क्या बोलेंगे हम S2 बोलेंगे। तो S1 और S2 पे चार्ज एपियर कितना होगा उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगेन कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना, ये क्या करेगा प्लस क्यू चार्ज इस शेल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करेगा पुल करेगा, और सिमेट्रिकली पुल कर रहा है, इसलिए इधर क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली क्या होगा चार्ज होगा इनर सरफेस पे, निगेटिव चार्ज क्या होगा अपीयर हो जाएगा। ऑलवेज याद रखना है कि इनर सरफेस पे क्या होगा, ऑलवेज जो चार्ज हमने कैविटी के अंदर रखा है उसके इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज अपीयर होगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब ये सेल जो है क्या है आइसोलेटेड है, देखो इस चार्ज से हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, तो इस पे चार्ज क्या होना चाहिए कंजर्व होना चाहिए, या कंजर्व होगा भी, और कंजर्व होगा इसका मतलब क्या है, पहले चार्ज क्या था 0 था, तो अभी भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आया तो ऑब्वियसली आउटर सरफेस पे क्या होगा प्लस क्यू चार्ज होगा, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो S1 पे अगेन देख लो, S1 पे क्या होगा चार्ज क्या होगा माइनस क्यू। ठीक है, नेक्स्ट यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली, तो ऑफ कोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, S2 पे भी क्या होगा माइनस, ठीक है सॉरी प्लस क्यू, और क्या होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि देखो बाहर फील्ड कैलकुलेट करो और अंदर फील्ड कैलकुलेट करो, तो बाहर आसानी से तुम फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अब मैं बोलूं कि अंदर यहाँ P पॉइंट पे फील्ड बताओ तो क्या होगा, आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, फील्ड लाइन ड्रॉ करो तुम, ऑलवेज शेल पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, या कंडक्टर पे नॉर्मली क्या होता है टर्मिनेट होता है। समझ में आया ना? देखो ये नॉर्मली क्या हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, इधर आप देखोगे तो बाहर क्या होगा अगेन फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा रेडियली क्या हो जाएगा निकलेगा, थोड़ा क्या होगा गैप होगा, क्योंकि ये थिकनेस में आई मीन सेल के अंदर ये वाले पार्ट में क्या होगा फील्ड नहीं रहेगा। समझ में आया? अब आपसे मैं पूछूं कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगेन क्या करना है मुझे गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, समझ में आया ना? Q इनक्लोज कितना हो जाएगा, Q इनक्लोज देखो E एट P, अब फ्लक्स कितना होगा देखो E एट P, बाहर से देखो तो इसके द्वारा R डिस्टेंस में फील्ड क्या होगा सिंपल क्या हो जाएगा यार K Q अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। यदि कोई पॉइंट M है, यहाँ आपसे कोई पूछे कि फील्ड कितना होगा, तो अगेन गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, देखो यही गॉसियन सरफेस होगा, अरे होगा ना, और बाई सिमेट्री ऑल डायरेक्शन में देखो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा सेम होगा, तो इसलिए E एट M भी क्या होगा E एट M, ये तब लिखेंगे जब R क्या होगा लेस देन ए होगा। ठीक है, और ये तब जब लिखेंगे के क्यू अपॉन R स्क्वायर जब R क्या होगा ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है,
तो जब भी याद रखना है, जब भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो तुम पॉइंट वाला फार्मूला आसानी से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल देख लो। अब तुम बताना, ये सॉलिड कंडक्टर है, इस पे +5 कूलम का चार्ज रखा गया है। ठीक है, समझ में आया? इस पे क्या है, इस पे ऑलरेडी क्या है, 7 कूलम का चार्ज है, 7 कूलम का, +7 कूलम। तो अभी इच सरफेस पे S1 S2 पे नेट चार्ज क्या होगा, बताओ जल्दी मुझे बताओ, अभी क्या होगा? बताओ कितना होगा? बता सकते हो तुम लोग? एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, सोचो। देखो यहाँ क्या होगा, +5Q है तो इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा, -5Q अपीयर हो जाएगा यार, अभी बताया था ना, -5Q। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है, इसलिए यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, अब यहाँ -Q आया, इस देखो तो इस सॉलिड पार्ट पे क्या होना चाहिए, ठीक है, इस पे, इस सेल पे, इसको सेल मान लो। ठीक है, और ये क्या है, कंडक्टर है। तो इस सेल पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए, +7 कूलम होना चाहिए। ठीक है, या प्लस, इसको Q लिख लो। ठीक है, +7Q होना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए नेट चार्ज यार। अब -5Q इधर आ गया तो यहाँ कितना चार्ज होना चाहिए आउटर सरफेस पे, ये S2 कितना होना चाहिए बताओ? अरे इस पे अभी कितना होना चाहिए, +12 कूलम होना चाहिए, और वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, तभी तो नेट चार्ज होगा। वो क्या हो जाएगा, अब ये नहीं रहेगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, +12 कूलम। समझ में आया क्या? तो हम यहाँ लिख सकते हैं S1 पे अगेन चार्ज क्या हो जाएगा, S1 पे -5Q। ठीक है, और कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, S2 पे क्या होगा, +12Q। क्वेश्चन देखो अलग था, इसका मैंने सॉल्यूशन बताया, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा पॉइंट है वो भी। अभी इसमें और भी न्यूमेरिकल्स अपने को देखना है, लेकिन धीरे धीरे अभी हम पढ़ेंगे इसको। कंडक्टर यही ख़त्म नहीं होता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ मैंने बताया। ठीक है, और भी पॉइंट तुम देख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। प्रेशर आपको मालूम है, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है। देखो ध्यान से, मैं यहाँ देखो रेगुलर इरेगुलर कुछ भी हो, ठीक है, मैं सिंपल रेगुलर कंसीडर कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम जनरल रिजल्ट लिखेंगे कि ये जो रिजल्ट जो है वो सबके लिए वैल्यू। ये स्फेरिकल क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, क्या है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस क्या है, R है, कंडक्टर है। ठीक है, इस पे चार्ज जो है +Q चार्ज मान लो, अभी कोई जर्नी है, ये सबके लिए वैलिड होगा। बाद में हम लिखेंगे कि चार्ज क्या, उससे क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि क्या है, इसका रेडियस R दिया हुआ है, चार्ज इस पे क्या है, Q है, तो पहले हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/4πr²। सही है, क्या हो जाएगा, Q/4πr²। कोई डाउट नहीं है। मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लिखना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने फार्मूला बताया भी था। ठीक है, अब ऑफ कोर्स क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्स लिखना पड़ेगा, और फिर फोर्स लिख करके फिर फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, एक डिफरेंशियल एरिया कंसीडर कर लिया। देखो ध्यान से, ये डिफरेंशियल एरिया, ठीक है, क्या हुआ, डिफरेंशियल एरिया DA।
अब पहले क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल एरिया पे ऑफ कोर्स इस पे जो चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, dq मैं मान लेता हूँ, और dq इक्वल टू लिख भी सकता हूँ सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, समझ में आया ना। अब यहाँ फोर्स लिखना है, तो फोर्स कोई भी चार्ज खुद के फील्ड के वजह से फोर्स क्रिएट नहीं करता है, समझ में आया ना। तो इस पे dA पे आई मीन फोर्स लिखना है डिफरेंशियल एरिया dA पे, तो dA पे जो चार्ज है उसको छोड़ करके जो रिमेनिंग चार्ज है उनके द्वारा फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और फिर फील्ड इनटू dq क्या करेंगे, हम dq मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, और फिर वहाँ से प्रेशर भी मिल जाएगा। समझ में आई बात। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ, तो मैं यहाँ एक देखो E क्या है, E1 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड, बाद में एक ट्रिक भी बताऊँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो ये पॉइंट P पे जस्ट नियर एक पॉइंट P है, सरफेस के जस्ट क्लोज, और एक पॉइंट क्या है इधर Q है, ठीक है, ये M पॉइंट मान लो, यहाँ यही मान लो, यहाँ ये P पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ क्या है, Q पॉइंट है, यह M पॉइंट है। एक पॉइंट हमने बाहर लिया और एक पॉइंट क्या किया, अंदर लिया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू ऑल चार्ज एक्सेप्ट, समझ में आया क्या, एक्सेप्ट dq, आई मीन इस चार्ज को छोड़ करके, ठीक है, जितने रिमेनिंग चार्ज है उनके द्वारा फील्ड है। सिमिलरली क्या होगा, देखो E2 मैं लिख रहा हूँ, E2 इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्या होगा, एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज dq, ठीक है, समझ में आया ना। अब आप लिख सकते हो, मुझे क्या करना है, यही कैलकुलेट करना है, समझ में आया ना, क्योंकि E2 के द्वारा मैंने क्या बताया कि कोई भी चार्ज खुद के फील्ड के वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो जब आप फोर्स लिखना होगा तो पहले किसी भी चार्ज पे या किसी भी सरफेस पे फोर्स लिखना होगा, तो उस सरफेस को छोड़ करके, आई मीन जितने पार्ट पे आप फोर्स लिख रहे हो उस पार्ट को छोड़ करके रिमेनिंग पार्ट के द्वारा क्या फील्ड होगा पहले वो लिखो। तो वही अपने को क्या करना है, E1 कैलकुलेट कर लेना है, और फिर क्या करना है, E1 कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स लिख सकते हैं, और फोर्स लिख लेंगे उसके बाद आसानी से क्या हो जाएगा, प्रेशर भी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ मैंने लिखा, क्या लिखा कि अब मैं लिख रहा हूँ dF का मतलब क्या हुआ, dF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो dq इंटू क्या हो जाएगा, E1, यही होगा ना, सही है। dF क्या है, फोर्स ऑन चार्ज क्या होगा, इस डिफरेंशियल एरिया पे जो चार्ज है उस पे, ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज dq समझ में आया ना, मैंने क्या माना है, dq इज द चार्ज ऑन डिफरेंशियल एरिया dA। तो यहाँ लिख सकते हो, देखो dF कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, dq क्या लिख सकते हो, सिग्मा dA इंटू क्या हो जाएगा, E1, और यहाँ लिख सकते हो dF अपॉन क्या होगा, dA इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा E1, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये सबके लिए क्या है, वैलिड है, याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक E क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज, समझ में आया। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना। अब अपना पर्पस क्या है, E1 को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, P इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही लिखा था, क्या होगा, देखो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, E1, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, E1 चाहिए। अब हम E1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहाँ आते हैं। तुमको ये मालूम है कि कंडक्टर के सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे फील्ड का वैल्यू क्या होता है, नेट फील्ड क्या होता है, देखो EP कितना होगा, EP इक्वल टू क्या होता है,
कि Q अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, या इसको लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो भी, ठीक है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है। अब मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ, देखो यहाँ मैं हेडिंग लिखता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा E1, ठीक है। अब देखो EP इक्वल टू क्या होगा, EP इज इक्वल टू क्या होगा E1 प्लस क्या हो जाएगा E2, और यहाँ P पॉइंट पे जब फील्ड लिखोगे तो देखो E1 का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, और E2 का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा, एक ही तरफ। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं स्केलर फॉर्म में कि EP इक्वल टू क्या होगा E1 प्लस E2, और नेट फील्ड नियर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एक इक्वेशन ये दो मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, E1 और E2 में रिलेशन। अब हम आते हैं जस्ट पॉइंट M पे। पॉइंट M जो है वो क्या है, जस्ट सरफेस के बहुत ही क्लोज है, जितना क्लोज आप इमेजिन कर सकते हो। तो आपको ही मालूम है, अब नाउ हम जानते हैं कि शेल के अंदर या कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट EM इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस रिमेनिंग पार्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, दिस पार्ट, आई मीन DA E2। अब आप बोलोगे सर यहाँ जो P पॉइंट पे जो E1 E2 होगा वही M पे भी होगा क्या? तो बेटा देखो हम सरफेस के जस्ट क्लोज कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए P और M पे जो E1 E2 का वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा, जितना P पे होगा उतना ही क्या होगा, M पे भी होगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि ये क्या है, हमने इसको जस्ट सरफेस के क्लोज कंसीडर किया। P भी है तो सरफेस के क्लोज है, M भी है वो क्या है, सरफेस के क्लोज है। अब बेटा हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E2। और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, E1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, E2 लिख सकते हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ कोर्स यहाँ नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, लॉजिक भी है, तो ये जो रिमेनिंग चार्ज है उनके द्वारा फील्ड प्लस चार्ज ड्यू टू क्या होगा, फील्ड ड्यू टू DQ मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? अब हम क्या, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ फ्रॉम देखो लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम 2 एंड 3 से लिख सकते हैं। अब तो बेटा इस इक्वेशन को 3 मान लें और विषय सांभला कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 2E1 इज इक्वल टू 2E2 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो देखो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या हो गया, यार ये तो बहुत अच्छा ट्रिक भी मिल गया यार, ठीक है। अब एक ट्रिक बताता हूं, तुम बताओ ट्रिक क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सोचें हम कि देखो ट्रिक क्या हो सकता है। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लिख सकते हैं, तो P इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो P इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो DF अपॉन क्या होगा, DA, इसको याद रखना है। और इसका एक और फार्मूला होता है, देखो ध्यान से, 1/2 एप्सिलॉन जीरो E स्क्वायर। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस ऑफ क्या है, नियर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब बोलेगे सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ये याद रखना चाहिए। E मैंने कैसे लिखा, देखो E इक्वल टू क्या होता है, सरफेस के कंडक्टर के सरफेस पे फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहाँ से जब चेंज करोगे इसको हम क्या बोलते हैं, देखो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। दिस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। आगे मैं पढ़ाऊँगा एनर्जी, देखना डायमेंशन लिखो आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी, दोनों क्या है, सेम चीज़ है, ठीक है।
दूसरा अब एक ट्रिक बताता हूं कि कैसे लिखोगे। तो ये समझ में आया, कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब मैंने बोला कि E1 E2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ट्रिक बता रहा हूं तुमको, तो ये सब इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी रे बाबा, है ना। उस ट्रिक से ही काम चल जाता है, और ये ट्रिक याद रखोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। अभी रोडो में भी 2-3 न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, तो आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ट्रिक क्या है देखो ध्यान से, E1 E2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ट्रिक देखो ये क्या है, ध्यान देना। मुझे क्या करना है, अब तुमको सब कुछ मैंने बता दिया है। देखो यहाँ फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0, और अंदर नेट फील्ड क्या होगा, 0। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर। तो जब भी फोर्स निकालना होता है कंडक्टर के सरफेस पे, कहीं भी आपको फोर्स लिखना होगा तो ये फील्ड का वैल्यू हमेशा याद रखना है। तभी देखो मैंने फोर्स कैसे लिखा था, ये तुमको अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कंडक्टर ये बाहर क्या है, P पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू क्या है, सिग्मा एप्सिलॉन 0। O पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू क्या है, या हमने M पॉइंट माना था तो M मान लो 0 है। तो देखो ट्रिक क्या होगा यहाँ, ठीक है, E1 इज इक्वल टू E2। E1 समझ में आया ना, E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है, और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन डिफरेंशियल एरिया क्या है, dA। तो ये E1 इक्वल टू E2 क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट M प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्या होगा, P डिवाइडेड बाई क्या होगा, 0। तो E1 इज इक्वल टू E2 इक्वल टू, देखो अंदर फील्ड क्या है, 0 है, तो 0 प्लस बाहर फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है। तो यहाँ क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ट्रिक याद रखना है, E1 E2 इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसकी बहुत ज़रूरत है जब भी फोर्स कैलकुलेट। अभी मैं कैलकुलेट करूँगा कि इसके ये कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसके क्या है, एक प्लेन से हम क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल कंडक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करें, और क्वेश्चन भी आया है जेई में। तो याद रखना है, जब भी क्या होगा, फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो एवरेज फील्ड लेते हैं कंडक्टर के अंदर और कंडक्टर के बाहर, जो दोनों फील्ड होता है उसका एवरेज लिख लेते हैं, और एवरेज फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज फील्ड इनटू क्या होगा, चार्ज। तो देखो यहाँ से फोर्स कैसे लिखेंगे, DF इज इक्वल टू क्या होगा, मैं E एवरेज लिख दूं बेटा, E एवरेज। ठीक है, समझ में आया ना, इसको मैं एवरेज लिख देता हूँ, E एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होगा, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, अंदर एंड बाहर का एवरेज, इनटू क्या होगा, DQ, यही फील्ड फोर्स होगा। ठीक है, क्या होगा, फोर्स हो जाएगा, समझ में आया ना, DF क्या हुआ कि फोर्स ऑन क्या होगा, दिस डिफरेंशियल चार्ज DQ। तो फोर्स ऑन क्या हो गया, DQ। तो E एवरेज, ए ट्रिक याद रखोगे तो कुछ सोचने की जरूरत। इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू क्या लिखेंगे, DA। ठीक है, तो ये ट्रिक हुआ, ये आपको यदि याद रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो हर जगह हम ये वाला मेथड नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट हम वो यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, अभी यहाँ एक ट्रिक भी बताऊंगा। हेडिंग क्या लिखना है, फोर्स ड्यू टू वन पार्ट ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर
फोर्स ड्यू टू वन पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑन अदर पार्ट। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर आप क्या ये लिख रहे हो? लिख तो रहा हूँ सही, देखो यही कॉन्सेप्ट यूज करूँगा मैं अभी। ठीक है, अब देखो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली एडवांस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको मालूम है, यहाँ से हमने प्रेशर जो लिखा था, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, ये एक पॉइंट यहाँ बता देता हूँ। देखो डीएफ, देखो अंदर कोई पूछे प्रेशर क्या था, पी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, यहाँ एक पॉइंट और ध्यान देना था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर था ना यार। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसके अंदर कोई पूछे कि P का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, 0 होगा, सरफेस पे क्या होगा या बाहर क्या होगा, प्रेशर होगा, अंदर प्रेशर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, अब देखो ये क्या है, स्फेरिकल सेल है या कंडक्टर है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, अब एक हमने प्लेन ले लिया, जस्ट इस प्लेन से हमने क्या किया, स्फीयर को दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स कोई जरूरी नहीं है, बाद में मैं अनइक्वल पार्ट्स में कट करूंगा। ठीक है, ये प्लेन है, प्लेन, ये प्लेन क्या कर रहा है, इस स्फेरिकल कंडक्टर को दो पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट मान लो S1 हो गया और दूसरा पार्ट क्या है, S2 हो गया। तो हमको S1 जो पार्ट है S2 पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और S2 जो पार्ट है वो S1 पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसको कैलकुलेट करना है। तो इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है। अब जब इस पे फोर्स लिखोगे तो S1 में फोर्स लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, S2 के द्वारा फील्ड लिखना पड़ेगा, और S2 के द्वारा फील्ड लिखने के लिए से बेटर है कि हम ये वाला एवरेज कॉन्सेप्ट यूज कर लें। S2 के द्वारा देखो यही बताया हूँ ना, फील्ड E1 E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जेई में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इस दोनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में होल्ड करने के लिए इधर से भी आपको यदि फोर्स F अप्लाई करना पड़ रहा है, इधर से भी F अप्लाई करना पड़ रहा है, तो F का वैल्यू क्या होगा, बाद में हम यहाँ आते हैं, पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फोर्स लिखना है, तो सबसे पहले अब छोटा तो एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे यार, फिर इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वहाँ तो प्रेशर लिखना था, तो हमने आसानी से इसको मान लिया और लिख दिया। फोर्स स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी था, तो कोई प्रॉब्लम था, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ दिक्कत होगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से मैं R रेडियस का, ठीक है, यहाँ से थीटा एंगल पे हमने क्या किया, एक रिंग कंसीडर हम करेंगे जिसका थिकनेस क्या होगा, dr होगा। समझ में आया क्या, ये हमने क्या किया, एक रिंग कंसीडर कर लिया। देखो ध्यान से, डायग्राम अच्छे से देख लो बेटा। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को इधर ड्रॉ करूंगा तो तुमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे जो फोर्स होगा, देखो ये फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, रेडियली होगा। तो यहाँ जो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स, अब देखो इस पे चार्ज क्या होगा, dq होगा। अरे इस रिंग पे, समझ में आया ना, इस रिंग पे चार्ज होगा वो क्या होगा, dq होगा, और dq इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, dA। बेटा ये dA कितना होगा ये भी आप बता सकते हैं शायद। ठीक है, ये वाला रेडियस कितना होगा, बताओ जल्दी, ये वाला रेडियस कितना होगा, r साइन थीटा, सही है। ठीक है, तो देखो dq हम कैलकुलेट कर लें, dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू dA। तो dA लिख सकते हैं 2 पाई r साइन थीटा इंटू dr, ये वाला dr, ये वाला, ठीक है, ये dr है, तो dr इक्वल टू कितना होगा, इंटू dr, और dr इक्वल टू क्या होता है, r d थीटा। तो देखो 2 पाई सिग्मा r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा, अपने को क्या मिल जाएगा, dq मिल जाएगा। ठीक है, अब लॉजिक से सोचो, तो देखो फील्ड जो होगा क्या होगा, इसी के अलोंग होगा ना यार। देखो ध्यान से, इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसके अलोंग होगा, मैं बता रहा हूँ, ये फील्ड का फॉर्मूला मालूम चला है ना। अब यदि फोर्स का मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, dF मैं लिखूं, dF का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन दिस डिफरेंशियल रिंग का मैग्नीट्यूड। तो dF का वैल्यू क्या होगा, dq इंटू, अभी मैंने बताया था E एवरेज,
यही बताया था ना यार। ई एवरेज का मतलब क्या होगा, अंदर फील्ड और बाहर फील्ड क्या होगा, इस सरफेस के इस कंडक्टर के अंदर और बाहर फील्ड क्या होगा उसका एवरेज। तो सरफेस पे कितना होगा यार, सरफेस पे फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ई ऑन द सरफेस इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, अभी बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, डी क्यू सिग्मा अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ समझने के लिए। अब मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है देखो ध्यान से, क्या है, ऐसे ही हमने डायग्राम ड्रॉ किया, यही एक डिस्क कंसीडर किया है, सॉरी डिस्क नहीं, रिंग, ठीक है। और अब देखो ये सेंटर है, तो सेंटर से फोर्स जो होगा ऐसे ही होगा ना यार, हर डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, ऐसे ही होगा ना, ऐसे, ठीक है। इस फोर्स के क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा इधर लगेगा और एक क्या होगा वाई कंपोनेंट। तो देखो ध्यान से, तुम इंटीग्रेट भी कर सकते हो, तो जितना फोर्स इधर लग रहा है, देखो डी एफ इधर लग रहा है, उतना ही डी एफ क्या होगा इधर भी लगेगा यार। अरे समझ में आया ना, ये समझ लो कि ये क्या है, कौन है, और कौन के थ्रू हमको क्या करना है, फोर्स लिखना है, जब फील्ड मालूम है तो, ठीक है। तो अब इसका कंपोनेंट हम क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे, और रिजॉल्व करके देखो ध्यान से, इस फोर्स का कंपोनेंट इधर क्या होगा, ठीक है, इधर क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी है, इधर क्या होगा देखो डी एफ कॉस थीटा, और इधर क्या होगा डी एफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इस फोर्स का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, देखो डी एफ साइन थीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा डी एफ क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि बाई सिमेट्री, क्या बोल सकते हैं, बाई सिमेट्री, समझ में आया क्या, सिमेट्री फोर्स ऑन डिफरेंशियल रिंग विल हैव क्या होगा, विल हैव वनली क्या होगा, एक्स कंपोनेंट, सही है, एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देखो, अब डी एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी एफ कॉस थीटा। समझ में आया क्या हो जाएगा, डी एफ कॉस थीटा। अब तुम ये मत बोलना 2 से मत मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना है 0 to π/2, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखो इस सरफेस पे मुझे क्या करना है, फोर्स लिखना है, किस पे, इस पे, तो हम थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा π/2 हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो यहाँ, तो डी एफ एक्स इज इक्वल टू, डी एफ का वैल्यू रखो, डी एफ क्या है देखो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू डी क्यू कितना है देखो यहाँ रखो 2 पाई, ठीक है, सिग्मा आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, सही है, समझ में आया। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स लिखना है तो इंटीग्रेट कर दें, कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, समझ में आया क्या। अब यहाँ देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू हमने क्या लिखा, इसका इंटीग्रेशन करोगे और थीटा का वैल्यू 0 to क्या लिख दो, π/2 लिख दो, ठीक है, क्या करो 0 to π/2 लिख दो।
अब यहाँ 0 to π/2 लिखोगे तो देखो आइदर तुम ऐसे कर दो, तुमको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, तो 0 to π/2 लिख देते हैं और इसको क्या लिखेंगे sin 2θ dθ, तो ज़्यादा आसानी से तुम समझ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ देखो f(x) इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तुमको ये मालूम है, देखो माइनस साइन 2θ बाई क्या लिखते हैं 0 to π/2। ठीक है, तो ये कितना आएगा, हमने यहाँ गलत लिख दिया ना यार, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होगा ना, सॉरी कॉस 2θ होगा। ठीक है, तो f(x) इज इक्वल टू कितना होगा, देखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो गया पाई आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका वैल्यू रखो तो देखो ये कितना हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, तो f(x) इज इक्वल टू क्या हो रहा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन, ठीक है 2 से 2 कैंसिल, आई थिंक गलत मैंने किया है। ठीक है, यहाँ 2f(x) लिखना चाहिए। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि हमने सिमेट्री लिया है ना यार, तो x कंपोनेंट हम क्या करेंगे 2 लेना चाहिए क्योंकि वो कैंसिल हो रहा है ना, तो इसलिए। ठीक है, अच्छा देखते हैं सिग्मा स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 इंटू, हमने फील्ड गलत लिख दिया है क्या, एक मिनट रुको, हमने मिस्टेक क्या किया, फील्ड का वैल्यू गलत लिखा है क्या यहाँ, तो मैंने मिटा दिया क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ हमने कुछ फील्ड का वैल्यू मिस्टेक किया है। आई मीन हमने क्या लिखा df हमने लिखा था, df का जो मैग्नीट्यूड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 लिखा था इंटू, हाँ यहाँ 2 होगा, देखो यहाँ 2 होगा, मैंने गलत लिख दिया है, उसको तुम लोग करेक्ट कर लेना। अरे सिग्मा बाई 2 होगा ना, एवरेज फील्ड लिखना है ना अपने को। फोर्स हमने कैसे बताया था लिखने के लिए, df इक्वल टू ई एवरेज इंटू क्या था dq, और यहाँ हम लिख सकते हैं ई एवरेज का वैल्यू हम आसानी से क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू dq। ठीक है, तो इसलिए गलत आ रहा है, समझ में आया ना, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 2। ठीक है, समझ में आया ना, तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक बहुत अच्छा ट्रिक मिल रहा है, देखो ध्यान से, अभी हमने प्रेशर कैलकुलेट किया था। ठीक है, देखो ध्यान से, तो हाफ पार्ट पे आई मीन S1 और S2 के बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लग रहा है देखो। ठीक है, f(x) इक्वल टू क्या हुआ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू क्या मिला पाई आर स्क्वायर। ये फोर्स क्या है, फोर्स बिटवीन क्या है, बिटवीन टू हाफ ऑफ क्या होगा कंडक्टर। ठीक है, आई मीन सिंपल फोर्स बिटवीन, देखो ये क्या है सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या है 2 एप्सिलॉन 0, तो दिस इज क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो ध्यान से, ट्रिक मैं यहाँ से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, और दिस इज क्या है नथिंग बट द प्रोजेक्टेड एरिया, बोलोगे सर आपने क्या बताया, तो देखो यही मैं अब बता रहा हूँ तुमको, पहले ट्रिक देख लो फिर प्रोजेक्टेड एरिया बता रहा हूँ क्यों कैसे आता है, समझ में आया ना। तो फोर्स बिटवीन टू हाफ ऑफ क्या होगा, टू हाफ ऑफ सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर क्या होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सिग्मा का वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, रख देना आंसर है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या होगा। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, नोट में यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे सोचना है।
ठीक है, मैं जनरल ट्रिक बता रहा हूँ। ये क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, अभी ये दिया हुआ है कि यही एक प्लेन था, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अब देखो ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन समझ में आया ना, लाइन नहीं है यार, प्लेन है, ठीक है। ये S1 पार्ट है और S2 है, मान लो, या इधर जो भी लिखे हो तुम S2 S1 मान लेना, उससे कोई मतलब नहीं है। इस पे चार्ज क्या है, Q है, मुझे फोर्स लिखना है किसी एक पार्ट के द्वारा। तो ट्रिक क्या ट्रिक कैसे यूज करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, जिस पार्ट पे लिखना है, पहले क्या करना है, अब यहाँ प्रोजेक्टेड एरिया ऑन, ऐसे लिख लेना, ऑन प्लेन, ठीक है, डिवाइड द स्फीयर, ये याद रखना, ठीक है। तो यही प्लेन है, इस प्लेन पे आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रेशर लिख लो। तो देखो क्या लिखेंगे हम, इस पे फोर्स लिखना है, तो ट्रिक कैसे, देखो F ऑन आइदर क्या होगा, F फोर्स बिटवीन S1 एंड S2 इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर कितना था, सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन 2 इंटू, जब तुमको इसके द्वारा इस पे फोर्स लिखना है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बाई सिमेट्री से सेम होगा। तो क्या करना है, सिंपल प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ S1 और S2 या S1 और S2, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ S1 और S2 ऑन प्लेन, समझ में आया ना, ये यूज करना है। अब देखो, ठीक है, क्या करना है, प्रोजेक्टेड एरिया इनटू क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ क्या होगा, इस स्फीयर का। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो जब तुम एरिया छोटा एलिमेंट कंसीडर करोगे और इसके छोटे छोटे पार्ट का यहाँ इस एरिया को इंटीग्रेट करोगे, तो क्या आएगा, प्रोजेक्टेड एरिया इस पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, अब देखो हेमीस्फीयर है, उसका प्लेन पे प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, कितना होगा, प्रोजेक्टेड, अरे एक सर्कल ही बनेगा ना यार यहाँ, तो वही सर्कल का एरिया हो जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सर्कल का एरिया, ठीक है। अब क्वेश्चन जेई में कैसा पूछा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जेई का फिर मैं आता हूँ, अभी यहाँ ये खत्म नहीं हुआ है, जेई में पूछा हुआ है, ठीक है। देखो क्या पूछा गया है, सेमी क्वेश्चन है, तुमको बस पूछा गया है कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई डाउट नहीं है। उसको एक प्लेन से क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, इक्वली डिवाइड किया गया है प्लेन। अब आपसे पूछा गया है कि दोनों स्फेरिकल सरफेस को होल्ड करने के लिए इधर से भी ऑफ कोर्स फोर्स लगेगा और इधर से भी फोर्स लगेगा F, ठीक है। तो व्हाट विल बी द क्या होगा, फाइंड क्या होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ F, आपको क्या करना है, F का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो दैट द सिस्टम विल बी इन क्या होगा, इक्विलिब्रियम। या सिंपल ऐसे सोचो कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F, या हाउ मच फोर्स इज विल रिक्वायर्ड टू होल्ड द टू हेमीस्फेरिकल पार्ट ऑफ द कंडक्टर टुगेदर, आई मीन इसको एक साथ रखने के लिए कितने फोर्स की जरूरत होगी। तो यार क्या करना है, देखो, तो ये यदि आपको फोर्स मालूम है, अब इस पे फोर्स क्या क्या लग रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। FBD ये S1 मान लो और S2 मान लो यार, S1 का ड्रॉ कर लो, FBD ऑफ S1, ठीक है, S1 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। S1 पे देखो तो इसके द्वारा फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा होगा, ठीक है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इधर F क्या लग रहा है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इधर क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो F इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दैट इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, हो गया, फोर्स आ गया, ठीक है, क्या है, फोर्स आ गया। अब बोलोगे तो ये तुम्हारा जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है जेई का, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ यार, मैं थोड़ा सा तुम लोग को उलझा देता हूँ। बोलोगे सर उलझाओगे कैसे आप, तो देखो मैं उलझाता कैसे हूँ,
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक बताता हूँ तुम लोग, इसी पे बेस्ड। बेसिकली क्या है, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, पाथ फाइंडर एक बुक आता है उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, या और जगह भी तुमको मिल जाएगा, ऐसे नहीं है, क्वेश्चन की कमी नहीं है यार सभी बुक में। तो अब देखो क्या है, यहाँ मैं हेमीस्फीयर नहीं कंसीडर कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा मैं टिल्ट कर देता हूँ, और तुमको यदि ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो ये प्रॉब्लम एक स्टेप में सॉल्व होगा, अदरवाइज तुम इंटीग्रेट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, देखो सेंटर है, रेडियस r है। अब मैं प्लेन को इधर से पास करा रहा हूँ, ठीक है, ये प्लेन है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे, वेयर r जो होगा तुमको मालूम ही है, r क्या हो सकता है, ठीक है, समझ में आया क्या। अब ये जो प्लेन है इस स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, S1 और ये क्या होगा S2, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, ठीक है, समझ में आया क्या। इस पे चार्ज क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो Q आप सिग्मा लिख सकते हो, या सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड, ठीक है, ये समझ में आया क्या कि एक प्लेन है जो स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो प्लेन सेंटर से कितने डिस्टेंस से पास कर रहा है, स्मॉल r डिस्टेंस से। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पार्ट ऑफ द क्या होगा, टू पार्ट ऑफ द स्फीयर। ये पार्ट क्या है, S1 हो गया ये वाला पार्ट, और इधर क्या हो गया, S2 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोग को, I mean, अरे एक पार्ट ये हो जाएगा ना यार, एक पार्ट, इसको मैंने नाम दिया S1 और इस पार्ट को मैंने नाम क्या दिया, S2, क्या दिया, S2, ठीक है। तो S1 और S2 के बीच फोर्स क्या लगेगा, वही आपको कैलकुलेट करना है। अब सिंपल जो हमने अभी बताया था, क्या बताया था, किस पे फोर्स लिखना है, S1 पे। तो S1 का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, प्रोजेक्टेड, देखो पहले कैलकुलेट कर, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ S1 ऑन प्लेन, बता देना तुम। देखो तो बेटा क्या होगा, क्या होगा, अरे यहाँ जो सर्कल बनेगा, रिंग बनेगा, उसी का एरिया होगा ना यार। तो यहाँ रिंग बनेगा, उसका एरिया क्या होगा, ये वाला रेडियस, देखो ये दिया हुआ है क्या, r दिया हुआ है, ये स्मॉल r दिया हुआ है। तो ये वाला जो सर्कल बनेगा, यहाँ जो सर्कल बनेगा ऐसे, यही सर्कल बनेगा ना यार, ठीक है। तो सर्कल का एरिया कितना होगा बता सकते हो, देखो पाई इंटू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, सही है क्या, अरे यही होगा ना यार प्रोजेक्टेड एरिया। इधर से लाइट फॉल कराओ तो इस पे क्या बनेगा, एक तुमको सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका यदि रेडियस r डैश दिया हुआ है तो r डैश इक्वल टू क्या होगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, सही है। अब फोर्स कितना होगा तो सिंपल लिख देते हैं, फोर्स बिटवीन S1 एंड S2 इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आई मीन टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू क्या लिखेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया, यही बताया था ना यार, कितना होगा, पाई क्या होगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा का वैल्यू रख दो तो ये कितना होगा, देखो q स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 32 एप्सिलॉन 0 पाई r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पाई यहाँ से यहाँ नीचे पाई स्क्वायर होगा तो पाई पाई मैंने कैंसिल कर दिया, तो देखो फोर्स मालूम चल गया। ये जनरली एडवांस वगैरह में तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो देखो फोर्स क्या हुआ, F इज इक्वल टू क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। r इक्वल टू 0 रख दो तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब कितने भी r पे कैलकुलेट करना है तुम आसानी से क्या कर सकते हो, अब तुमसे पूछा जाए कि फोर्स जो है ये रेडियल डिस्टेंस के साथ कैसे वैरी कर रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक, समझ में आया ना। तो ये याद रखना है, ऐसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इतना फोर्स आपको चाहिए, आपसे यहाँ से यही पूछा जाता है कि इधर से फोर्स F1 लग रहा है, इधर से फोर्स F2 लग रहा है, सॉरी F अगेन F और F लग रहा है, तो पूछा जाए कि F का क्या वैल्यू होगा, सो दैट बोथ द पार्ट ऑफ द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। आई मीन दोनों पार्ट को इक्विलिब्रियम में होल्ड करने के लिए आपको कितने फोर्स
की ज़रूरत है, दैट फोर्स इज नथिंग बट द F1, और F1 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ओके, थैंक यू।